रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कल के दिन का जो वीडियो था उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि 10:30 बजे के आसपास उस वीडियो को हम लोग अपलोड कर पाए, क्योंकि पुष्पा 2 मूवी शहर के अंदर लगी हुई थी। तो हमने सोचा कि 6 से 9 वाला शो मारा जाए, लेकिन वो शो को ख़त्म होते होते 10 बज गए। उसके बाद में जब वीडियो पोस्ट करी तो आधा घंटा उसमें लग गया। तो खैर, जिन लोगों ने भी पुष्पा मूवी देखी है उसका रिव्यू कैसा है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और मैं अपनी बात करूं, खासकर बहुत सारे लोग जानना भी चाहेंगे, तो मैं बताऊं कि मूवी एकदम औसम है, पैसा वसूल मूवी है। आप चाहें तो 1 या 2 बार भी उस मूवी को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, बात अगर क्राइम की आती है तो क्राइम करने के लिए लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग पैंतरा अपनाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग न किसी प्लानिंग के तहत जाते हैं और न किसी हवस में या फिर किसी दीवानगी में या फिर किसी जुनून में कत्ल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कत्ल तो कत्ल होता है, या वो प्लानिंग के साथ में किया जाए, या फिर वो बड़ी सूझबूझ के साथ में किया जाए, या फिर बहसीपन में कर दिया जाए, या फिर बहक कर दिया जाए। कत्ल तो कत्ल होता है, और जो कत्ल करने वाला कातिल होता है उसको सज़ा भी मिलती है। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर एक जीता जागता उदाहरण ऐसा है कि ये जो कत्ल था ये बिना वजह कर दिया गया। और जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया तो कोई यकीन भी नहीं कर रहा था कि इस तरीके का जो व्यक्ति है वो इस तरीके का कत्ल भी कर सकता है। तो क्या हुआ था इस पूरी कहानी के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आमतौर पे मैं आप लोगों से नहीं बोलता कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिन लोगों को पसंद आता है वो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से बहुत निवेदन के साथ में कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द हमारे 30,000 सब्सक्राइबर आप लोग करवा दीजिए। 600-700 सब्सक्राइबर बचे हैं, उसके बाद 30,000 की हमारी फैमिली हो जाएगी। हालांकि ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इस फैमिली में प्यार है। आप लोग की जो मोहब्बत है वो हमारे साथ में बनी भी है, जिसकी वजह से जो क्राइम स्टोरी है उसको सुनाने में भी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली के सामने बैठकर जो क्राइम स्टोरी है उसको सुना रहा हूँ। बहरहाल दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है चंदौली ज़िला, और इसी चंदौली ज़िले के अंतर्गत एक इलाका आता है मुगल सराय। उसके बाद में एक गांव आता है इस मुगल सराय के अंतर्गत, जिस गांव का नाम है हृदयपुर। और ये जो हृदयपुर है, इसी हृदयपुर में एक तारीख आती है 20 सितंबर साल 2024। 20 सितंबर साल 2024 में हृदयपुर की जो सुबह थी वो आम सुबह की तरह थी। चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। चारों तरफ जो लोग थे सुबह सुबह उठकर अपने खेतों पैरों पर जाने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि अमूमन गांव के अंदर ऐसा देखा जाता है कि लोग सुबह सुबह उठकर खेतों पर जाते हैं देखने के लिए कि उनकी फसल में किसी ने कुछ नुकसान तो नहीं किया है। और वैसे भी गांव के लोग सुबह सुबह ताज़ी आबो हवा लेने के लिए खेतों की साइड भी जाते हैं, बागों की साइड भी जाते हैं। इसी तरीके से इस हृदयपुर में सुबह की चहल पहल थी। और इसी चहल पहल में कुछ लोग अपने खेतों पर जाने के लिए निकले थे। लेकिन वहीं पर एक नहर पड़ती है, नदी, छोटी सी नहर, जिससे हम लोग सिंचाई में पानी वगैरह यूज़ करते हैं। जो नहर पड़ती है उसी नहर के पास में एक छोटी सी कच्ची पट्टी थी जो कि गन्ने की खेत की तरफ को जाती थी। उसी छोटी सी पट्टी पर कुछ लोग देखते हैं कि एक अजीब सी वस्तु पड़ी हुई है। अब शुरुआत में जब दूर से देखा गया था तो वो एक वस्तु ही लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक लोग पहुंचते हैं तो नज़दीक पहुंचने पर ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है कि ये शायद किसी की डेड बॉडी है। इसलिए लोग आगे ही नहीं बढ़ते हैं। देखते ही देखते ये जो खबर थी पूरे हृदयपुर के अंदर आग की तरफ फैल जाती है। हृदयपुर से कुछ लोग दौड़ते हुए भागते हुए इस जगह पर पहुंचते हैं कि भैया यहाँ पर क्या हो गया। तो उसमें से कुछ कर्रे दिल के लोग थे, मजबूत दिल के लोग थे, वो उस डेड बॉडी के नज़दीक जाते। तो वहाँ पर जाने के बाद में पता चलता है कि ये जो डेड बॉडी है किसी महिला की है। अब कौन महिला है? महिला औंधे मुँह पड़ी हुई है, और शायद इसका गला रेता गया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। अब उसके बाद में जो कुछ लोग वहाँ पर थे वो उस डेड बॉडी को सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही सीधा करते हैं तो इस महिला की पहचान हो जाती है। इस महिला का नाम सीमा था, जिसकी उम्र तकरीबन 38 साल के आसपास थी, और यही इसी हृदयपुर की रहने वाली थी। लिहाजा सीमा के घर वालों को भी खबर कर दी जाती है। घर वाले भी रोते बिलखते हुए भागते हुए इस जगह पर आते हैं, और घर वालों को तो ऐसा हाल था कि जैसे इनके साथ में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। और दोस्तों, इसमें कहने वाली बात नहीं है, अगर किसी के परिवार के किसी सदस्य का कत्ल हो जाता है तो उस परिवार के गमों का अंदाज़ा शायद ही कोई लगा सकता हो। लिहाजा उसके बाद में वहीं से कोई व्यक्ति तुरंत पुलिस थाने में कॉल कर देता है, और जो पुलिस थी
जब वो इस तरीके से सुनती है कि हमारे इलाके में जो हृदयपुर गांव पड़ता है, उस गांव के अंदर एक महिला की हत्या कल रात कर दी गई, उसका शव इस तरीके से नहर किनारे एक रोड पर मिला है। लिहाजा जो पुलिस की टीम होती है तुरंत अपनी गाड़ी उठाती है। गाड़ी उठाने के बाद में पुलिस की टीम के साथ में जो कुछ पुलिस वाले थे वो उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद में जो लोगों की भीड़ थी उसको चीरते हुए पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है अमूमन के लोग इकट्ठे होते हैं और पुलिस को देखकर भीड़ थोड़ी छटनी भी हो जाती है। सेम कुछ ऐसा यहाँ पर भी होता है। लोगों की जो भीड़ थी वो धीरे धीरे तादाद उसकी कम हो जाती है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ से छट जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पछड़े में नहीं पड़ना चाहते। लोग सोचते हैं कि पुलिस पूछताछ करेगी, कौन जवाब दे, कौन पुलिस के सवालों के जवाब दे, लिहाजा लोग वहाँ से कम हो जाते हैं। अब पुलिस आगे पहुँचती है। आगे पहुँचने के बाद में सबसे पहले इस डेड बॉडी की बहुत बारीकी से समीक्षा करती है, पता करती है कि डेड बॉडी किसकी है। तो जो परिवार वाले थे ऑलरेडी उन्होंने डेड बॉडी को क्लेम कर लिया था, परिवार वाले वहीं पर बैठे हुए रो रहे थे। लिहाजा पुलिस वाले उस पूरी घटना स्थल को बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं। बहुत ही बारीकी से देखने के बाद में उस पूरे घटना स्थल को सील कर दिया जाता है, और उसके बाद में पुलिस वाले पूछते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कौन आया था और किसने डेड बॉडी के साथ में छेड़छाड़ की थी। तो कुछ लोग बताते हैं कि साहब हम आए थे, हमने ऐसे देखा तो हमने पहचानने के लिए बस इस महिला को पलटाया है और कुछ नहीं किया। लिहाजा जो पुलिस वाले थे अब उनसे पूछते हैं कि भाई तुमने यहाँ पर क्या क्या देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चीज़ संदिग्ध तुम्हें मिली हो और तुमने किसी ने उठा ली हो। तो सारे ही लोग बताते हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं था, बस कुछ लोगों ने बताया, इधर से निकले हुए जा रहे थे, गांव में आवाज़ लगाई, गांव से कुछ लोग आए, सारे लोगों ने इकट्ठे होकर ही सबके सामने इस तरीके से किया गया। उसके बाद में जो पुलिस वाले थे डेड बॉडी का पंचनामा करते हैं, और पंचनामा करने के बाद में इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, इधर पुलिस इस पूरे केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले जो सीमा थी उसके घर परिवार वालों से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारी बेटी की किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, या फिर तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी रंजिश हो, कहीं ऐसा ना हो कि रंजिश में किसी ने तुम्हारी बेटी को उठा लिया हो। अब उसके बाद में जो घर परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि साहब ना हमारा किसी से कोई विवाद है, ना रंजिश है, और न किसी से कोई हाल फिलहाल में झगड़ा हुआ है, न बेटी का किसी से कोई झगड़ा था। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उन सब से भी पुलिस उनके भी बयान लिखवाती है, सारे लोग अपने अपने बयान लिखवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि जो सीमा है उसकी उम्र 38 साल के आसपास है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि 38 साल की महिला, क्या तुमने इसकी शादी नहीं की थी, और अगर शादी की थी तो ये कहाँ की रहने वाली है, इसका ससुराल कहाँ पर है, इसके पति कहाँ पर है। अब उसके बाद में जो घर वाले थे वो बताते हैं कि सीमा तो पिछले 4-5 साल से घर पे ही रह रही है, और उसका उसके पति के साथ में तलाक हो चुका है, और उसके बाद वो मायके में ही रह रही है। अब लिहाजा परिवार वालों को जब ये पता चलता है कि जो सीमा है ये मायके में ही रह रही है, ससुराल वालों से विवाद था, पति से तलाक हो गया तो उसके बाद यहाँ रह रही है। उसके बाद में पुलिस वाले पता करते हैं कि चलो ठीक है, जहाँ पर ससुराल थी उसका पता बताओ, एक बार पति को भी उठा लेते हैं, उससे पूछताछ कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता भी है, तलाक हो जाने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि अनबन में या फिर हबस में या फिर दरिंदगी में या फिर बदले की भावना से लोग कत्ल कर जाते हैं। उसके बाद में जो सीमा के परिवार वाले थे उनसे एड्रेस वगैरह लेकर ससुराल वालों तक पहुंचा जाता है। ससुराल वालों से भी पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है कि साहब हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं था, हम तो 4-5 साल से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। जो पहले वाला पति था सीमा का, उससे भी पूछताछ की जाती है। तो सीमा का पति भी बताता है कि साहब मैं तो काम पे जाता हूँ, आप पूछें तो किसी से पूछ लें कि मैं कहाँ पर काम पे जाता हूँ और रात को कहाँ सोता हूँ, मेरे घर वाले गवाही दे सकते हैं, लिहाजा मेरा इस कत्ल से तो कोई लेना देना है नहीं। पुलिस वालों को भी जो सीमा के ससुराल वाले थे उनकी किसी भी बात पर कोई संदेह नहीं होता है, और उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो सीमा के ससुराल वाले हैं सच बोल रहे हैं, और इनका इस पूरे घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे इस पूरी घटना के अंदर 2 दिन का समय गुजर जाता है, और इसी बीच में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। और दोस्तों उस रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि इस महिला की जो हत्या की गई है वो पहले इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई की गई है, और उसके बाद में इसके प्राइवेट अंगों को छूने की कोशिश की गई क्योंकि वहाँ पर भी कुछ निशानात मिले हैं, और उसके बाद में इस महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। और गला दबाने के बाद में जब इस महिला की मौत हो गई तो किसी ने इस डर से कहीं ये ज़िंदा ना बच जाए इसके गले पर भी चाकू फेर दिया है। अब इस तरीके की जब चीज़ें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आती हैं तो पुलिस वाले एकदम से सन्न भी रह जाते हैं, दंग भी रह जाते हैं। परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल था। परिवार वाले भी पुलिस से यही कह रहे थे कि साहब कुछ भी कर जो कातिल है उस कातिल का पता लगा लो। अब उसके बाद में जो गांव था उस गांव के अंदर ना तो सीसीटीवी कैमरेस, ना जो सीमा थी उसके पास कोई मोबाइल। अब पुलिस वाले छानबीन करें तो कैसे करें। अब पुलिस वाले इस पूरे मामले में छानबीन कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जो पुलिस वाले थे उनकी छानबीन में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं थी,
लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरीके की कोई उम्मीद न मिलना ये कहीं ना कहीं पुलिस वालों को निराशा भी दे रही थी। लेकिन पुलिस वालों की जो हिम्मत थी, वो हिम्मत से पुलिस वाले काम ले रहे थे। उन्होंने एक बार भी इस पूरे केस में ढील नहीं डाली। लिहाजा पुलिस वाले अब सोचते हैं कि जब मोबाइल नहीं थे तब भी केस खोला करते थे, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग पहले वाला पैंतरा अपनाएं। अब उसके बाद में इस पूरे केस के खुलासा करने के लिए पुलिस वाले इस पूरे गांव के अंदर अपने मुखबिर एक्टिव कर देते हैं। अब जो मुखबिर थे वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सीमा की किसी से कोई नज़दीकी थी, कोई दोस्ती थी, या फिर सीमा का हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो जिसका पता परिवार वालों को ना हो। तो जब मुखबिर सीमा के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं तो मुखबिरों को कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो मुखबिर आकर पुलिस वालों को बताते हैं। तो उसके बाद में पुलिस वाले सीधा एक 63 साल के व्यक्ति जिसका नाम मुराहू था, उस मुराहू को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आते हैं। अब मुराहू 63 साल का व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी करता है, इसके सिवा इसका कुछ बिजनेस नहीं है, कुछ काम नहीं है। अब गाँव वाले भी बड़ा हैरान कि इस कत्ल के पीछे मुराहू को क्यों उठाया है। लेकिन पुलिस ने अगर मुराहू को उठाया था तो उसके पीछे कुछ रीज़न था, क्योंकि पुलिस को कुछ बातें पता चली थी। इसलिए पुलिस वाले मुराहू से सीधा पूछते हैं कि बताओ तुमने सीमा का कत्ल क्यों किया। अब जो मुराहू था ये भी पका हुआ इंसान था, 63 साल का व्यक्ति था। वो कहते हैं कि साहब मैं भला सीमा का कत्ल क्यों कर दूंगा, और तुम्हें किसने बता दिया कि मैंने सीमा का कत्ल कर दिया। न मेरा सीमा से कोई लेना न देना, न सीमा मेरे रिलेशन में है, न सीमा को मैं जानता हूँ, न उसकी उम्र मुझसे मिलती है। तो भला तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने सीमा का कत्ल किया है। लेकिन उसके बाद में पुलिस वालों को जो बातें पता चली थीं उस बातों के बारे में पुलिस वाले भरपूर जानते थे, इसलिए पुलिस वाले भी समझ रहे थे कि ये जो बुढ़ाऊ है ये हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि देखो तुम्हारी जितनी भी चालें हैं ये चालें हमारे सामने खुल चुकी हैं और तुम्हारे बारे में A to Z सारी जानकारी हमें है। हम तुमसे सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम अगर बता दोगे तो तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी। अब जैसे ही ये बात मुराहू सुनता है कि सज़ा कम हो जाएगी, अब ये घबरा जाता है। और जब इसे ये पता चलता है कि पुलिस वाले ऑलरेडी सब जान चुके हैं, इसीलिए इन्होंने मुझे उठाया, ये घबराया हुआ था। लिहाजा पुलिस वाले अब इसे सख्ती से थोड़ी सी जब पूछताछ करते हैं तो मुराहू पुलिस के सामने रोने लग जाता है और रोते हुए पुलिस को बताता है कि साहब मैंने ही सीमा का कत्ल किया है। अब जैसे ही ये बात बताता है कि मैंने ही सीमा का कत्ल किया है तो पुलिस वाले बड़ा अचरज में पड़ जाते हैं। एक 63 साल का व्यक्ति एक 38 साल की महिला की हत्या क्यों करेगा, क्या रीज़न है, जबकि वो महिला अपने पति से ऑलरेडी तलाक लेकर अपने मायके में रह रही है। तो ऐसे में उस महिला की हत्या करना, इसके पीछे का रीज़न समझ नहीं आता। उसके बाद में पुलिस वाले पूछते हैं कि भैया बताओ क्यों हत्या करी, क्या रीज़न था, आखिर तुम्हारा सीमा ने क्या बिगाड़ा था। तो उसके बाद में जो मुराहू कहानी सुनाता है वो कहानी यकीनन हैरान और परेशान करने वाली होती है। दरअसल जो सीमा थी, जब इसकी उम्र शादी की होती है तो इसके परिवार वाले इसके लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। आखिरकार पास ही के गांव में सीमा के लिए एक लड़का देख लिया जाता है। उसके बाद में शादी की डेट फिक्स हो जाती है। सीमा भी देखने में खूबसूरत थी, जो लड़का इसके लिए देखा गया था ये भी खूबसूरत था, सारी ही चीज़ें ठीक थी। उसके बाद में सीमा उस लड़के के साथ में शादी कर उसके घर चली जाती है और वहाँ पर उस व्यक्ति के साथ में अपनी बेहतरीन ज़िंदगी बिताना शुरू करती है। शादी के कुछ साल गुजरते हैं, इन दोनों को कोई भी बच्चा नहीं होता है और इसी बीच में इन दोनों के बीच में झगड़े भी होने लगते थे। तो कहीं ना कहीं जो सीमा का पति था उसको शक था कि सीमा का चालो चलन ठीक नहीं है और इसी वजह से वो सीमा से आए दिन झगड़ा किया करता था। सीमा भी इन झगड़ों से इतनी ज़्यादा ऊब चुकी थी, इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी थी कि उसने हार खा कर डेली के झगड़ों से बचने के लिए आखिरकार अपने पति को छोड़ने का फैसला किया। और 5-6 साल पहले की बात है कि सीमा ने अपने पति से तलाक लेकर अपने मायके में रहने का फैसला किया था। सीमा जब आकर अपने मायके में रहने लग जाती है तो यहाँ पर वैसे तो इनके जो सीमा का परिवार था उसमें सबकी शादी हो चुकी थी, लेकिन ऐसे में सीमा दिन दिन भर अकेली पड़ी रहती, तो कभी कभार बाहर चली जाती। जब बाहर जाती तो कई बार इसकी मुलाकात इसी मुराहू से हुई। जब मुराहू से मुलाकात हुई तो मुराहू जो था वो थोड़ा मजाकिया किस्म का इंसान था, वो सीमा से कभी कभी मजाक कर दिया करता था। लेकिन सीमा भी 38 साल की हो चुकी थी तो इसको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अकेले ज़िंदगी कैसे कटेगी, इसलिए ये मुराहू की तरफ देख कर कभी मुस्कुरा जाती है। और 2 साल पहले से मुराहू और सीमा के बीच में जो रिश्ते होते हैं ये रिश्ते पकने लगते हैं। उसके बाद में इन दोनों के बीच में मोहब्बत का इजहार होता है। एक बूढ़े आदमी जो 63 साल का है और एक सीमा जो 38 साल की है, इन दोनों के बीच में मोहब्बत का इकरार होता है। उसके बाद में ये बूढ़ी मोहब्बत अवैध संबंधों की लत पड़ती है, इसको एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाना शुरू करते हैं। सीमा जो थी वो भी मुराहू के प्यार में दीवानी हो चुकी थी। जब उसका मन करता मुराहू के साथ में जाती, शारीरिक संबंध बनाती, और जो मुराहू था उससे भी सीमा की आदत पड़ चुकी थी और इसी वजह से इन दोनों के बीच में जो अवैध संबंधों का सिलसिला शुरू होता है,
फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। लेकिन कहीं ना कहीं 63 साल का व्यक्ति एक 38 साल की महिला को वो सब कुछ चीज़ें नहीं दे सकता जो एक नौजवान आदमी दे सकता है। इसी वजह से सीमा अब कहीं ना कहीं मुराहू से ऊब चुकी थी और 2 महीने पहले से सीमा ने मुराहू से हर तरीके के ताल्लुक तोड़ दिए थे। अब इसी वजह से जो मुराहू था ये बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, सीमा से बात करने की कोशिश किया करता था, लेकिन सीमा उसको इनकार कर दिया करती थी। अब जो मुराहू था उसे तो सीमा की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए सीमा से कहता है कि लास्ट बार तुमसे मिलना चाहता है और उसके बाद फिर कभी नहीं मिलेगा। सीमा भी मुराहू की ये बात मानती है। उसके बाद में रात के अंधेरे में उसी नहर किनारे उसी जंगल वाले रास्ते पर आ जाती है उससे मिलने के लिए। मुराहू सीमा को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि उसकी ज़िंदगी में वापस लौट आओ, लेकिन सीमा इनकार कर देती है। इसी बात से मुराहू इतना ज़्यादा खफा हो जाता है, इतना ज़्यादा नागवार उसको ये बातें गुजरती हैं कि वो सीमा को पहले तो काफ़ी ज़्यादा उसकी मार पिटाई करता है, उसके प्राइवेट अंगों को छूने की कोशिश करता है, शायद सीमा मान जाए क्योंकि पहली मोहब्बत है। लेकिन सीमा के मन में सिर्फ ना ही थी और वो ना ही कह रही थी इससे। लेकिन मुराहू को ये बात इतनी नागवार गुजरी थी कि पहले तो उसने सीमा की काफ़ी ज़्यादा पिटाई की और उसके बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में जो प्लान के मुताबिक ये चाकू लेके गया था उसी चाकू से उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और वहाँ से 9-11 हो गया। अगले दिन 20 सितंबर साल 2024 को जब गांव से कुछ लोग निकले जा रहे थे तो उन्हें ये शव दिखाई दिखा। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने इस पूरे मामले में जैसे छानबीन की वो काबिल तारीफ़ थी और इस अंधे कत्ल का जो पर्दाफाश था पुलिस ने महज 3 से 4 दिन के अंदर ही कर दिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि एक महिला जो अपने पति से अलग होकर अपने मायके में रह रही थी और वहाँ पर आकर उसने एक 63 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में नाजायज़ रिश्ते बना लिए और इस नाजायज़ रिश्तों का अंजाम ये हुआ कि सीमा को अपनी जान गंवानी पड़ी। मुराहू जो 63 साल का था, जब तक उसे सब कुछ मिल रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन अगर किसी ने मना कर दिया तो उसकी जान लेने को उतारू हो गया और अब ये अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारेगा। दोस्तों, किसी भी चीज़ का जो हल होता है वो क्राइम नहीं होता, बल्कि बीच का रास्ता होता है। इंसान को कभी भी क्राइम का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। तो आप लोग इस पूरी घटना में सबसे ज़्यादा कसूरवार किसे मानते हैं? मुराहू को, सीमा को, या फिर सीमा के परिवार वालों को? आप लोग कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा और कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी गुड कहानी। तो रिजवान अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कुमार हैं, हार्ट बनाते हैं और जो रोज़ का फूल होता है यानी गुलाब का फूल वो बनाते हैं, तो भैया बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास, गुलिस्तान नाज दोनों हमारी कहानी सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोइन है, मोइन लिखते हैं नाइस स्टोरी, महाराष्ट्र के मालेगांव से कहानी सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से, तो नमस्ते भैया, आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में राम धीरज मौर्य हैं, लिखते हैं राम धीरज मौर्य, सर जी नमस्कार। तो राम धीरज मौर्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार भैया कैसे हैं। उसके बाद में सोहन लाल सेतिया हैं, लिखते हैं नमस्कार जी, तो भैया नमस्कार कैसे हैं आप। उसके बाद में हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई नाइस स्टोरी। हसीबुल अंसारी दुबई से कहानी सुनते हैं, तो भैया वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दुबई से कहानी सुनते हैं। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रीना सुनील त्यागी छाना बुलंदशहर से, तो नमस्कार भैया जी कैसे हैं आप दोनों पति पत्नी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये गोंडेन वाल करके आईडी है और ये लिखते हैं नमस्कार शाविज़ भाई, क्या वजह है कि आपने कहानी देर से सुनाई और वैसे कहानी अच्छी है। तो हुआ यूँ था कि एक्चुअली कि फैमिली वालों ने अचानक से बोला कि मूवी देखने चलते हैं, तो बस मूवी देखने चले गए थे। इसी वजह से जो वीडियो है वो लेट आई। उस पर रिप्लाई किया है हारून अंसारी ने, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ। तो हारून अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दुबई जैसी जगह से बिजी ज़िंदगी से टाइम निकाल कर हमारी कहानियाँ सुनते हैं। शनि कुमार हैं, लिखते हैं राजेश नचैनिया मथुरा से कहानी सुनते हैं, तो राजेश जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में वी के जोन करके आईडी है, लिखते हैं सर आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो। तो भाई किस डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप पहले बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है। अगर आप मिलना चाहते हैं तो मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। उसके बाद में हैदर पेज करके आईडी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, लास्ट स्टोरी में आपने मेरा नाम गलत लिया था, आपने बोला था हैदर पेट पर मेरा नाम हैदर है। खैर अल्लाह हम सबको कामयाबी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हैदर पेज जो आपकी आईडी पे था वो नाम मैंने पढ़ा था, वैसे आपका नाम हैदर है आई नो। तो खैर आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बताया भी, लेकिन जो आपके आईडी पर लिखा हुआ था वही नाम मैंने पढ़ा था, कोई मिस्टेक नहीं की थी। JS चौधरी हैं, लिखते हैं द्वारका की न्यू दिल्ली से सुनते हैं और जो क्राइम स्टोरी हैं ये फैमिली क्राइम स्टोरी शो है, तो आपका शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये डॉक्टर सिद्दीक का है और डॉक्टर सिद्दीक अहमद जी लिखते हैं सभी आत्माओं का अंत निश्चित है, कोई दिया रात भर गंगा किनारे जलता हुआ अपना अंत करता है और कोई रास्तों पर, ये अपनी अपनी किस्मत है।
तो डॉक्टर सिद्दीक अहमद जी, आपने जिस तरीके से ये कमेंट्स किया है, बहुत गहरा कमेंट्स है, आपका बहुत शुक्रिया। उसका नाम है, उसके बाद में है अगला कमेंट्स, ये मदन विहावत करके आईडी है, लिखते हैं मेरा नाम भी लिया करो सर। तो मदन विहावत जी, आप कमेंट्स करेंगे तो मैं कभी स्किप नहीं करूँगा, आपका शुक्रिया मदन जी। MD ज़मीर करके आईडी है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम लेना, मैं MD ज़मीर कर्नाटक से सुनता हूँ। तो MD ज़मीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये आप लोगों के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, 30,000 सब्सक्राइबर कराने में हमारी मदद करेंगे जल्द से जल्द। और मैं चाहता हूँ कि अगले 10 से 15 दिन में आप मुझे 30,000 सब्सक्राइबर करके दें। ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप लोग का प्यार भी है। तो मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।